जरा एक ऐसे विशाल जमे हुए ओवरहेड वाटर टैंक की कल्पना कीजिए जो आसमान की ऊंचाइयों पर रखा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये टैंक सिर्फ बर्फ और चट्टानों से नहीं बना है, बल्कि एक ऐसी मशीन है जो पूरे उत्तर भारत को जिंदा रखती है। आज हम एक बेहद विस्तृत स्लाइड डेक का विश्लेषण कर रहे हैं जो उत्तराखंड के हर आयाम को गहराई से खोलता है। हाँ, और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। सही कहा। हमारा मकसद ये समझना है कि ये पूरा राज्य, जिसे अक्सर हम सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट मान लेते हैं, असल में एक जटिल इकोसिस्टम की तरह कैसे काम करता है। एकदम सही बात है। और 9 नवंबर 2000 में जब ये राज्य उत्तरांचल के रूप में बना था, जिसकी आज देहरादून और गैरसैंण जैसी 2 राजधानियां हैं, तो ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर नहीं थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र का सामरिक और भौगोलिक महत्व बहुत गहरा है। वो कैसे? देखिए, अगर हम इसके नक्शे को ध्यान से देखें ना, तो उत्तर में चीन का तिब्बत क्षेत्र है और पूर्व में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अच्छा, और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश। हाँ, तो ये भारत के लिए सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि एक प्राकृतिक ढाल है जो पूरे उपमहाद्वीप के मौसम और सुरक्षा दोनों को नियंत्रित करती है। बिल्कुल। और अगर हम इस ढाल की बनावट की बात करें, जैसे हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाएं, तो ये वही विशाल प्राकृतिक वाटर टावर है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, वाटर टावर वाली तुलना एकदम सटीक है ना? इसमें नंदा देवी जो सबसे ऊंची चोटी है और त्रिशूल, केदारनाथ, कामेट जैसी चोटियां इस टावर के छत की तरह हैं। हाँ, और यहाँ एक और कमाल की बात यह है कि इन्हीं पहाड़ों के जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं ना, वहीं से भारत की जीवनदायिनी नदियां जन्म लेती हैं। जैसे गंगोत्री से गंगा और यमुनोत्री से यमुना निकलती हैं। बिल्कुल। और गोमुख से भागीरथी और सतोपंथ से अलकनंदा, ये एक डिलेड रिलीज वाटर मैकेनिज्म की तरह काम करता है। मतलब पानी को धीरे धीरे छोड़ने वाला सिस्टम। एकदम सही। जब मैदानी इलाकों में भयंकर गर्मियां पड़ती हैं, तब ये प्राकृतिक टैंक अपना पानी छोड़ता है। और पहाड़ और नदी की ये जो ऊंचाई है ना, वो एक और बहुत जरूरी काम करती है। जल विद्युत का निर्माण। हाँ, भागीरथी नदी पर बना भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध इसी का एक बड़ा उदाहरण है, जहां इस ऊंचाई का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जाती है। अरे वाह, टिहरी बांध तो बहुत विशाल है। लेकिन अगर हम स्रोतों को देखें तो एक सवाल उठता है, तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब आपके संदर्भ में कह रही हैं? मेरा मतलब है कि राज्य का 65% हिस्सा तो वनों से ढका है। जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क जैसे बड़े जंगल हैं, और मौसम भी ऊंचाई के साथ लगातार बदलता रहता है। तो ऐसे में वहां के लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही जंगल और पहाड़ राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन है। अच्छा, तो ये उनके लिए कोई रुकावट नहीं है? बिल्कुल नहीं। यही भूगोल तो उन्हें अवसर देता है। पर्यटन हो या ऊंचाई पर उगने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां या फिर कृषि और जल विद्युत, ये सब इसी प्रकृति की देन है। हाँ, ये तो है। और यहाँ एक और बात बहुत रोचक हो जाती है। यही प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक आध्यात्मिक चुंबक भी बनाता है, जिसे हम देवभूमि कहते हैं। सही का। भौतिक भूगोल और आस्था का ये बहुत गहरा जुड़ाव है। जैसे 4 धाम यात्रा, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं, और हरिद्वार की वो मशहूर आरती भी। और सिर्फ यही नहीं, ऋषिकेश का उदाहरण ही ले लीजिए। गंगा के किनारे बसा ये शहर आज विश्व की योग राजधानी बन गया है। अरे हाँ। जब इंसान इतनी विशाल चोटियों और नदियों के उद्गम के सामने होता है, तो आध्यात्मिक होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। होगा कि उत्तराखंड केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि प्रकृति और संस्कृति का एक बेहद जटिल और समृद्ध तंत्र है। 100%। ये सब बहुत गहराई से आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक गहरा सवाल जहन में आता है। जब किसी राज्य की पूरी पहचान उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा यानी जल विद्युत उसके प्राकृतिक भूगोल पर इतनी गहराई से निर्भर है, तो क्या इसकी यही प्राकृतिक सुंदरता और ऊंचाई भविष्य में इसके विकास की सबसे बड़ी ताकत है, या फिर इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।